हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपोप्टोसिस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें ये वीडियो बेस्ड होगा इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस पे। अभी तक मैं आपको बता दूं, हमने आउटलाइन ऑफ अपोप्टोसिस पढ़ लिया है, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि अपोप्टोसिस होता क्या है। फर्स्ट वीडियो बेस्ड था हमारा अपोप्टोसिस का बेसिक डिटेल, अपोप्टोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस में क्या डिफरेंसेस होता है, अपोप्टोसिस की मैकेनिज्म क्या होती है, ये हमने स्टडी किया था। उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा बेस्ड था केस पेजेस पे कि वो प्रोटीन या वो एंजाइम कौन सा है जो अपोप्टोसिस कराता है या प्रोटीन की लाइसिस या डिग्रेडेशन कराता है। वो वीडियो हमारा बेस्ड था केस पेजेस पे। आज का वीडियो बेस्ड होगा वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू अपोप्टोसिस होती है या जो सेल डेथ के लिए, सेल लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने देखा था बेसिकली दो मैकेनिज्म या दो पाथवे चलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। आज का वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। आज का वीडियो किस पे बेस्ड होगा, बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। इंट्रिंसिक पाथवे आज का पूरा वीडियो बेस्ड होगा इंट्रिंसिक पाथवे पे कि क्या होता है, कैसे चलता है, मैकेनिज्म क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखते हैं। हमने केस पेजेस पढ़ा था, केस पेजेस में हमने देखा था कि केस पेजेस कैसे हैं, इरिवर्सिबल स्टेप्स है। यदि एक बार केस पेजेस स्टार्ट हो गए या एक्टिवेट हो गए, प्रो केस पेज से केस पेज में कन्वर्ट हो गए, तो वो सेल की लाइसिस करा के ही रुकेंगे, मतलब सेल की लाइसिस या सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी हम और पढ़ते हैं बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट करने से पहले। BCL2 प्रोटीन या प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक क्या होता है। प्रो अपोप्टोटिक, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। प्रो अपोप्टोटिक नाम से ही समझ में आ रहा है जो अपोप्टोटिक को प्रमोट करे या अपोप्टोसिस होने दे, मतलब सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सेल डेथ को इंड्यूस करे, वो कहलाते हैं प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। एंटी अपोप्टोटिक वो प्रोटीन्स जो अपोप्टोसिस को इनहिबिट करे, सेल डेथ ना होने दे, वो क्या कहलाती है, एंटी अपोप्टोटिक। एंटी अपोप्टोटिक मतलब अपोप्टोसिस को रोके, प्रो अपोप्टोटिक मतलब अपोप्टोसिस को इंड्यूस करे। तो ये दोनों हमने पढ़ा, प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि आगे टर्मिनोलॉजी आएगी और मैं कहूंगी प्रो अपोप्टोटिक एंटी अपोप्टोटिक को इनहिबिट कर रही है, एंटी अपोप्टोटिक प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट कर रही है। तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक होती क्या है। मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम होता है BCL2 फैमिली का, BCL2 प्रोटीन का काम होता है। BCL2 प्रोटीन्स की फैमिली होती है जो मैकेनिज्म को रेगुलेट करती है कि कब किसकी अपोप्टोसिस होने देना है, कब अपोप्टोसिस नहीं होने देना है, कौन सी प्रोटीन अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कौन सी प्रोटीन अपोप्टोसिस नहीं होने देगी। तो सबसे फर्स्ट प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन मतलब जो अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, अपोप्टोसिस होने देगी। अब कौन कौन से आ सकती है, बेसिकली इसमें भी देखा जाता है BH1-2-3 फैमिली और BH3 डोमेन वाली फैमिली। BCL2 होमोलॉजी डोमेन 1-2-3 और BCL2 होमोलॉजी डोमेन 3। BH3 इट मीन्स BCL2 होमोलॉजी डोमेन 3। BH1-2-3 इट मीन्स BCL2 होमोलॉजी डोमेन 1-2-3। BH1-2-3 और BH3। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। BH1-2-3 प्रोटीन इट मीन्स वो BCL2 होमोलॉजी प्रोटीन 1-2-3, BCL2 होमोलॉजी डोमेन 3। ठीक है, तो BH1-2-3 में आते हैं बेसिकली इफेक्टर प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन भी कहा जाता है इसे, जिसमें आते हैं कौन कौन से आपकी बैक और बैक्स। कौन कौन सी आएगी, बैक और बैक्स, ये दो प्रोटीन्स आती है। BH3 डोमेन्स में आते हैं बिड बैड, प्यूमा, नोक्सा, बिम, एक्सेट्रा। बिड, बैड, प्यूमा, नोक्सा, बिग, बिम, ये सब कौन से आते हैं, BH3 डोमेन वाली फैमिली में। और ये दोनों क्या है आपके प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो अपोप्टोसिस को इनहिबिट करेगी, अपोप्टोसिस नहीं होने देगी, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके BCL2,
BCL, XL या BCL, ये प्रोटीन ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि आपको प्रोटीन ध्यान रही तो आप हमेशा, आपको मैकेनिज्म या इंट्रिंसिक पाथवे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन अपोप्टोसिस होने दे, अपोप्टोसिस को प्रमोट करे। एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो अपोप्टोसिस को इनहिबिट करे, कौन सी हो सकती है? BCL2, BCL, XL, BCL, ठीक है, ये कौन से आपके एंटी अपोप्टोसिस। प्रो अपोप्टोटिक में BH1 to 3 बैक और बैक्स, BH3 बिट, बैट, प्यूमा और नोक्सा। आगे पढ़ेंगे तो आपको रोल समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। होपफुली आपको प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे होता क्या है? इंट्रिंसिक पाथवे है, मतलब हमने देखा था किसी भी सेल को कोई सिग्नल आएंगे कि हाँ इस सेल की लाइसिस करानी है, तभी प्रो के स्पेस में कन्वर्ट होते हैं और उस सेल की लाइसिस कराते हैं, ठीक है। मतलब सिग्नल तो आते हैं सेल को कि इस सेल की डेथ होना है, और वो कुछ भी हो सकता है। सपोज डीएनए डैमेज हुआ है तो वो सिग्नल रिलीज कर रहा है, कहीं भी ग्रोथ फैक्टर की कमी तो सिग्नल रिलीज कर रहा है, कोई रिसेप्टर कोई। बट इंट्रिंसिक के केस में, इंट्रिंसिक पाथवे के केस में क्या होता है, हमने हमेशा देखा है कि सिग्नल किससे, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और कैस्केड को ऑन करते हैं। मतलब जिस भी सेल की लाइसिस करानी होगी उस सेल की सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, सिग्नल आएंगे, रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और उस सेल की लाइसिस को प्रमोट करेंगे। बट इंट्रिंसिक पाथवे के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें सेल की सरफेस पे कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, इंट्रिंसिक ही सेल को सिग्नलिंग होगी, मतलब इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। हमने पढ़ा था सेल सिग्नलिंग में इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग क्या होती है, या सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इस केस में कौन से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी? इंट्रिंसिक पाथवे, इट मींस इंट्रिंसिक ही सेल को सिग्नल मिलेंगे, इंट्रासेलुलर अपोप्टोसिस। मतलब सेल की सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे। कैसी होगी? इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी, इंट्रासेलुलर सिग्नल्स मिलेंगे सेल को कि हाँ इंटरनली सेल को सिग्नल मिल जाएंगे कि इस सेल की लाइसिस होनी है, उसे बाहर से किसी भी सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इंटरनल सेल को कैसे रिसेप्टर्स मिलेंगे या कैसे सिग्नल्स मिलेंगे, कैसे सिग्नल्स मिलेंगे? सपोज हो सकता है उस सेल का क्या हो, डीएनए डैमेज हो गया हो। अब रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू रिपेयर तो हो नहीं रहा है, मतलब सेल को उसकी क्या करानी है, लाइसिस करानी है। इंट्रासेलुलर या इंट्रिंसिक पाथवे चलाएगा उसमें, उस सेल की लाइसिस के लिए। हो सकता है उस पर किसी वायरस ने अटैक किया हो, इंटरनली क्या हो सकता है, वायरस अटैक हुआ हो, तब उस सेल की क्या करा दी जाए, लाइसिस करा दी जाए। सेल में न्यूट्रिशन या ग्रोथ फैक्टर की कमी हो गई है, क्या हो गया हो, बेसिकली लेक ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर की कमी हो गई हो। यदि ग्रोथ फैक्टर की कमी हो जाएगी तब उस सेल में, सेल को इंटरनली ये मिल जाएगा कि अब सेल के पास इतने ग्रोथ फैक्टर नहीं आ रहे हैं कि सेल की प्रॉपर ग्रोथ हो पाए, तो इंटरनली सेल क्या करती है, सेल की लाइसिस करा दी जाती है। स्ट्रेस की कंडीशन में सेल क्या है, बायोकेमिकली बहुत स्ट्रेस्ड है। अब उस कंडीशन में सेल को एक्स्ट्रा कोई सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनली वो क्या, उसको सिग्नलिंग पहुंच जाती है और वो सेल की लाइसिस करा देती है। बायोकेमिकल स्ट्रेस। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण किसी सेल के लिए, किसी सेल में इंट्रिंसिक पाथवे चल सकता है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? बेसिकली हो सकता है उस सेल का डीएनए डैमेज हो गया हो सकता है उस सेल में वायरस ने अटैक कर दिया हो सकता है उस सेल के पास ग्रोथ फैक्टर की कमी हो गई हो, या हो सकता है बायोकेमिकल स्ट्रेस के कारण सेल क्या चलाती है, इंट्रिंसिक पाथवे, या हो सकता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का फॉर्मेशन, रॉस का फॉर्मेशन होने लग रहा है धीरे धीरे सेल के अंदर इंटरनली किसका फॉर्मेशन होना है, रॉस का फॉर्मेशन होने लग रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो इस केस में भी सेल के लिए वो क्या है, हार्मफुल है, और सेल का वहीं पे क्या कर देना है, आपको डिग्रेडेशन करा देना है, सेल की लाइसिस करा देनी है। तो इंट्रिंसिक पाथवे चलने के रीजंस क्या है, हमने अभी वो डिस्कस किया। अब स्टार्ट करें मैकेनिज्म कैसे चलेगी। चलिए स्टार्ट। अभी मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स और देख लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे को और क्या क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे।
या कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे भी कहा जाता है। क्या? कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे भी कहा जाता है। क्यों माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कहा जाता है, क्यों कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे कहा जाता है, उसका आंसर तो आपको जैसे ही हम इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट करेंगे वैसे मिल जाएगा, बट ओवरव्यू में आपको बता देती हूं। जब हमने अपोप्टोसिस का बेसिक पार्ट पढ़ा था, बेसिक ऑफ अपोप्टोसिस, तब हमने ये पढ़ा था कि कैसे सेल एक नॉर्मल सेल और अपोप्टोसिस सेल को डिफरेंशिएट करेगी। बिल्कुल देखा था हमने। वहां हमने एक पॉइंट देखा था कि साइटोक्रोम सी जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, वो साइटोक्रोम सी रिलीज होकर जब साइटोसोल में आ जाता है तो वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? अपोप्टोटिक सेल में। तो वो सेल जब अपोप्टोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें जो मैकेनिज्म चलेगी वो चलेगी इंट्रिंसिक पाथवे वाली मैकेनिज्म, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वहां तो हमने ओवरव्यू देखा था। इसी कारण इस पाथवे को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी पे। जब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज होकर साइटोसोल में आ जाएगा तब उसमें कौन सा पाथवे चलेगा? इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे क्यों कहा जाता है? कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे इसलिए कहा जाता है कि इसमें कैस्पेजेस पे ही रिस्पॉन्सिबल है, इसका काम ही है इसके पाथवे को चला के प्रो कैस्पेस को एक्टिवेट कराना। इनिशिएटर कैस्पेस को पहले एक्टिवेट कराएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस एक्टिवेट हो गए और फाइनली साइटोसोलिक और न्यूक्लियर प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहा जाता है। रीजन समझ में आए? इंट्रिंसिक पाथवे होता क्या है, क्यों चलता है, क्या किस किस नाम से जाना जाता है, ये सब अभी हमने बेसिक पार्ट देखा कि ओवरव्यू क्या है इंट्रिंसिक पाथवे का। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म की ओर चलते हैं कि मैकेनिज्म चलेगी कैसे। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन बता देती हूँ इसकी कि होगा कैसे, कि इंट्रिंसिक पाथवे की बेसिक आउटलाइन में हम पढ़ेंगे कैसे, ताकि आपको ज़्यादा टफ ना लगे कि आगे क्या क्या प्रोसेस आपके माइंड में एक बार सेट हो गई कि इसके बाद ये प्रोसेस आएगी, इसके बाद ये प्रोसेस आएगी, इसके बाद ये प्रोसेस आएगी, तो बिल्कुल आप इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले साइटोक्रोम सी, सबसे पहले सिग्नलिंग मिलेगी सेल को कि इंट्रिंसिक पाथवे चलना है। जैसे ही सेल को सिग्नलिंग मिली, साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा। कहाँ से? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम और साइटोसोल में आ जाएगा। साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ। साइटोक्रोम सी जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही वो साइटोसोल में प्रेजेंट एपा F1 से बाइंड होगा। किससे बाइंड होगा? एपा F1। सब डिटेल में पढ़ेंगे। एपा F1, एपा F1 क्या होता है? एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। एपा F1 से बाइंड हुआ, साइटोक्रोम सी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से रिलीज होके साइटोसोल में आया। साइटोसोल में एपा F1 प्रेजेंट था, एपा F1 से बाइंड हुआ। जैसा एपा F1 से बाइंड होगा अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करेगा, अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? प्रो कैस्पेस राइट को एक्टिवेट करेगा। प्रो कैस्पेस राइट एक्टिवेट हो गया और किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे? कैस्पेस राइट पे। नेक्स्ट स्टेप पे कैस्पेस 9 किसको एक्टिवेट करेंगे? एग्जीक्यूशनल कैस्पेस 3 को। और जैसे ही कैस्पेस 3 एक्टिवेट होंगे सेल की क्या हो जाएगी? लाइसिस। जैसे एक्टिवेट हुए सेल क्या हो गई? सेल लाइसिस हो जाएगी, या कह सकते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन या न्यूक्लियर लेमिनिन प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। ये बेसिक ओवरव्यू ध्यान रखिए। सबसे पहले हमको क्या क्या कराना है। अब हमारे माइंड में सेट हो गया साइटोक्रोम सी को रिलीज कराना है माइटोकॉन्ड्रिया से। कैसे कराएंगे वो मैकेनिज्म देखनी है हमको। साइटोक्रोम सी एपा F1 से कैसे बाइंड होगा वो मैकेनिज्म देखनी है। अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता कैसे वो देखना है।
प्रोकेस्पेस 9 एक्टिवेट होंगे, वो हमें पता है कि जैसे ही एपोप्टोसोम एक्टिवेट हो जाएंगे, इसके रिक्रूटमेंट डोमेन को एक्टिवेट करा दो, प्रोकेस्पेस 9 एक्टिवेट हो जाएंगे, वही उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, हेटेरोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनेगी। ये प्रोसेस तो हमें पता है, प्रोकेस्पेस से केस्पेस 9 का एक्टिवेशन, ये प्रोसेस तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये प्रोसेस तो हमें अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इतना हो जाएगा। बेसिक प्रोसेस है ये इंट्रिंसिक पाथवे की, ये प्रोसेस कैसे चलेगी हमें उस पर फोकस करना है कि साइटोक्रोम सी रिलीज कैसे होगा, एपीएफ1 से बाइंड कैसे होगा, एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये मेन प्रोसेस है। उसके बाद प्रोकेस्पेस का एक्टिवेशन, कैस्पेस का एक्टिवेशन, ये तो हमें याद है कि कैसे होगा, ये हमें ध्यान है क्योंकि हम कैस्पेसेस एक्टिवेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने भी कैस्पेसेस का एक्टिवेशन नहीं दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन होगी आपको, बिल्कुल वहां जाके आप देख सकते हैं कि कैस्पेस का एक्टिवेशन कैसे होगा। चलिए तो देखते हैं साइटोक्रोम सी रिलीज कैसे होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। अब बात करते हैं साइटोक्रोम सी की। अब आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स आएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेल देखते हैं, सेल की स्ट्रक्चर। ये सेल है आपके पास, ये उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एम्प्टी इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में किसका कंसंट्रेशन लेवल, साइटोक्रोम सी का लेवल देखते हैं हम। साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। कैसा है साइटोक्रोम सी, बेसिकली ध्यान रखिएगा साइटोक्रोम सी कैसा है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। वेट अ मिनट, साइटोक्रोम सी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहां पर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते तो हम पढ़ते हैं साइटोक्रोम सी कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी सिंपल सी बात ध्यान रखिए, साइटोक्रोम सी कहां प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है। इसको रिलीज करा के आपको लाना है साइटोसोल में। कहां लेके आना है आपको, बेसिकली ये साइटोसोल वाला पार्ट है, साइटोसोल आपको लाना है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में लेके आना है साइटोक्रोम सी को। अब कैसे लाएंगे, क्या होगा, ये सब देखते हैं। बेसिकली एक बैक प्रोटीन होती है, जो क्या है, बैक और बैक्स देखा था हमने। साइटोक्रोम सी को यहां तक लाने के लिए एक पोर की रिक्वायरमेंट है, एक होल चाहिए उसे। यदि ये होल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो साइटोक्रोम सी रिलीज होके कहां पे आ जाएगा, साइटोसोल में आ जाएगा। बट वो पोर बनेगा कैसे और कौन बनाएगा, मेन तो उस पोर को ही हमें बनाना है, और वो पोर बनेगा कैसे। अभी तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, पूरी पैक। ठीक है, तो जनरली जो बैक प्रोटीन होती है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक बैक प्रोटीन होती है जो कहां पर प्रेजेंट होती है, बैक, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे। बैक प्रोटीन की पोजीशन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे, और बैक्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है साइटोसोल में। बैक्स कहां प्रेजेंट होती है, साइटोसोल में, और बैक प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में। जब ये बैक और बैक्स आपस में मिल जाती है तो ये ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर का एक होल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसमें से इजीली साइटोक्रोम सी रिलीज होके कहां जाएगा, साइटोसोल में आ जाएगा। कब, जब ये बैक और बैक्स आपस में मिलेंगी। ठीक है, यदि बैक्स बैक के पास चली जाएगी तो एक ओलिगोमेरिक होल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसमें ऐसे इजीली पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और साइटोक्रोम सी रिलीज होके कहां जाएगा, साइटोसोल में। तो ठीक है, बैक्स को पहुंचा दो बैक के पास, वो होल बना लेती है, साइटोक्रोम से रिलीज होकर आ जाता है। बट ये नहीं हो सकता इतनी इजीली। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है, आपकी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, याद है, प्रो एपोप्टोटिक BH1 to 3। क्यों इजीली नहीं हो सकता, क्योंकि इसको इनहिबिट करके रखा है आपकी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन ने। किसने, BCL2 XL या BCL2 XL फैमिली ने, दोनों को क्या करके रखा है, इनहिबिट, या इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करके रखा है। मतलब एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन ने
एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन ने क्या कर रखा है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन ने प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के क्या इनहिबिट करके रखा है, उसकी प्रोसेस को रोक के रखा है कि इनको हम रिलीज नहीं होने देंगे जब तक, अब सपोज सेल के पास कोई सिग्नल नहीं है, सेल नॉर्मल कंडीशन में, तब तक क्या करेगी, एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन प्रो एपोप्टोटिक को ब्लॉक करके रखेगी कि हम इसके फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, पोर का फॉर्मेशन या होल का फॉर्मेशन हम नहीं होने देंगे। तो फिर अब कैसे फॉर्मेशन होगा, सपोज सेल में इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ, सेल को सिग्नलिंग मिली, डीएनए डैमेज है सेल का, हमें तो साइटोक्रोम सी को रिलीज कराना है ताकि सेल की क्या हो सके, लाइसिस हो सके। तब इस कंडीशन में प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन BH3 डोमेन वाली बिट बैड, कौन, बिट बैड जो क्या है, एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, वो BCL2 के प्रोडक्शन को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बिट बैड देखा था हमने, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बेसिकली बिट या बैड, जो BCL2 को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, उसकी प्रोसेस को रोकेगी, उसकी प्रोसेस को ब्लॉक करेगी कि BCL2 के एंटी एपोप्टोटिक को रोक दो, यहां से इसकी प्रोसेस को ब्लॉक कर दो। जब प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन वापस से एंटी एपोप्टोटिक को ब्लॉक कर देगी, मतलब BCL2 को रोक दिया, मतलब बैक कैसे हो जाएगा, एक्टिव कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि अब BCL2 की इतनी पावर नहीं है कि वो इस प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को ब्लॉक कर पाए, मतलब बैक कैसे हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसको किसने ब्लॉक कर दिया, अब इसको भी कौन ब्लॉक कर देगा, एक प्रो एपोप्टोटिक या BH3 डोमेन वाली प्रोटीन, BH3 डोमेन वाली प्रोटीन कौन सी थी, BH3 बिट या बैड, बिट बैड प्यूमन ऑक्सा हमने देखी थी, उसने किसको ब्लॉक कर दिया, एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया, उसकी प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया, उसको रोक दिया कि अब वो आगे किसको, बैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाए। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है, बैक और बैक्स आपस में मिलेंगे तो पोर का फॉर्मेशन करेंगे, बट वो आपस में क्यों नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि BCL2 ने, एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन ने उनको ब्लॉक करके रखा था। अब BCL2 यदि रिलीज करने देगा, BCL2 को कोई ब्लॉक कर दे, उसकी प्रोसेस को कोई इनहिबिट कर दे, तो क्या करेगा, वो बैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, यदि कोई इस एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को, तो हमारे पास है प्रो एपोप्टोटिक, जैसे ही स्टिमुलस आते हैं, सिग्नल्स आते हैं कि एपोप्टोसिस करानी है, तो सबसे पहले इंड्यूस ही कौन होंगे, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट होगी। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट हुई, BH3 डोमेन वाली बिट बैड एक्टिवेट हुई कि नहीं, प्रोसेस तो होगी। उन्होंने क्या कराया, इनके पास इतनी पावर थी कि उन्होंने एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट करा दिया, उसकी पावर को। जैसे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन इनहिबिट हुई, बैक कैसे हो गए, फ्री हो गए। बैक जैसे ही बैक और बैक्स फ्री होंगे, ये बैक्स भी प्रोटीन भी किसके पास आएगी, बैक्स प्रोटीन भी किसके पास आएगी, बैक के पास आएगी, और ये बैक्स आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, होल या पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। बैक्स आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक होल या ओलिगोमेरिक पोर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसमें से इजीली साइटोक्रोम सी रिलीज होके कहाँ आ जाएगा, साइटोसोल में। प्रोसेस समझ में आई, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे बैक्स कॉम्प्लेक्स बना, BCL2 को किसने इनहिबिट किया, और साइटोक्रोम सी कैसे रिलीज हुआ। पोर का फॉर्मेशन कौन करेगा, बैक और बैक्स। लोकेशन क्या होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैक की लोकेशन होगी, बैक कहाँ लोकेटेड होंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे लोकेशन होगी बैक की। बैक्स कहाँ लोकेटेड होंगे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इनएक्टिव कंडीशन में, दोनों ही कैसे, बेसिकली इनएक्टिव कंडीशन में। एक्टिव कौन करेगा, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, क्योंकि उसी को एपोप्टोसिस करानी है। बिट बैड आ गई, उन्होंने BCL2 को ब्लॉक कर दिया, BCL2 ब्लॉक हुआ, बैक्स फ्री हो गए, बैक्स आपस में मिले, चैनल का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे ही चैनल का फॉर्मेशन किया, साइटोक्रोम सी रिलीज होकर कहाँ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में। फर्स्ट पार्ट जो हमने ओवरव्यू में देखा था, साइटोक्रोम सी रिलीज देखा था हमने, साइटोक्रोम सी रिलीज होके आ चुका है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से साइटोसोल में। अब आगे की कंडीशन क्या होगी, साइटोक्रोम सी तो रिलीज हो गया, अब आगे की कंडीशन क्या होगी। अब हमने देखा था जैसे ही साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, एक साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होती है एपा F1, जिसका क्या है फुल फॉर्म, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो कहां प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में।
जैसे ही साइटोक्रोम सी आएगा, ये एपा F1 क्या करेगी, से एपा F1 से साइटोक्रोम सी बाइंड हो जाएगा। साइटोक्रोम सी क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। एपा F1 से साइटोक्रोम सी बाइंड हो जाएगा। अब क्या होगा, ठीक है बाइंड हो गया तो अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बाइंड हो गया, इसको अपोप्टोसोम बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एपा F1 प्रोटीन से एक साइटोक्रोम सी बाइंड होगा तब अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके लिए क्या है, बेसिकली 7 एपा F1 प्रोटीन हेप्टामर फॉर्म में, मतलब 7 एपा F1 प्रोटीन आपस में जुड़ेंगी और साइटोक्रोम सी से बाइंड होंगी और आपस में मिलके अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, अपोप्टोसोम फॉर्मेशन। यहां से हम यहां तक आ चुके हैं। कहां तक, साइटोक्रोम सी रिलीज हो चुका है, एपा F1 प्रोटीन कहां, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब आगे क्या होगा वो पाथवे देखते हैं। अब एपा F1 करेगी कैसे और पाथवे चलेगा कैसे। एपा F1 जो होती है अपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, उसके पास 2 डोमेन होते हैं। एक तो क्या, साइटोक्रोम सी बाइंडिंग साइट्स होती है, 2 साइट्स होती है एपा F1 के पास। एपा F1 की स्ट्रक्चर देखी जाए तो एपा F1 की स्ट्रक्चर में 2 साइट्स होती हैं, ठीक है। साइटोक्रोम सी बाइंडिंग साइट और एक होता है कार्ड रिक्रूटमेंट डोमेन, के स्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन, सॉरी कार्ड इट मींस के स्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। एक क्या होती है, साइटोक्रोम सी बाइंडिंग साइट और के स्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। बट ये कैसे कंडीशन में होती है, लाइक दिस, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऐसे। जैसे ही साइटोक्रोम सी बाइंड होगा इसके स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा और ये के स्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे या उसको फ्री कर देंगे। कब, जब साइटोक्रोम सी बाइंड होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसके स्ट्रक्चर समझ में, अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखेंगे होगा कैसे। सबसे पहले एपा F1 के स्ट्रक्चर से कौन बाइंड हुआ, साइटोक्रोम सी। एपा F1 के स्ट्रक्चर से कौन बाइंड हो गया, साइटोक्रोम सी, ठीक है। एपा F1 से कौन बाइंड हो चुका है, साइटोक्रोम सी बाइंड हो चुका है एपा F1 से। जैसे ही साइटोक्रोम सी एपा F1 से बाइंड होगा वैसे ही क्या लग जाएगी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, डी एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, एटीपी का यूज हुआ। इंट्रिंसिक पाथवे एनर्जी डिपेंडेंट पाथवे है। जैसे ही एपा F1 से साइटोक्रोम सी, ये क्या है आपका बेसिकली साइटोक्रोम सी बाइंड हुआ एपा F1 से, वैसे ही क्या हो जाएगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें एटीपी लगी है, डी एटीपी कन्वर्ट इनटू डी एडीपी। बट इसमें एक ही एपा F1 से एक ही साइटोक्रोम सी बाइंड नहीं होगा, 7 एपा F1 7 साइटोक्रोम सी से बाइंड होंगे और ये आपस में मिलके एक हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर, व्हील लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसे, व्हील लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे ही साइटोक्रोम सी इससे बाइंड होगा इसका कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन लाइक कार्ड डोमेन्स, ठीक है, ये कार्ड डोमेन है इसके, कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन्स। ये साइटोक्रोम सी बाइंडिंग साइट। कितने एपा F1 से कितने साइटोक्रोम सी बाइंड होंगे, 7 एपा F1 से, सॉरी 1 2 3 4 5 6 लाइक 7 एपा F1। साइटोक्रोम सी कहाँ प्रेजेंट है, साइटोक्रोम सी बाइंड हुए एपा F1 से, ये साइटोक्रोम सी कैसे हो गए, बाइंड हो गए एपा F1 से। 7 साइटोक्रोम सी 7 एपा F1 से बाइंड हुए, ये इसके क्या है, कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन एक्टिवेट हुए, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगी, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर का हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे कहा जाएगा एपोप्टोसोम।
क्या कहा जाएगा, एपोप्टोसोम, जो कैसे स्ट्रक्चर होगी, हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर। हेप्टामर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, व्हील लाइक स्ट्रक्चर होगी, व्हील लाइक स्ट्रक्चर। एनर्जी यूज होके एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही साइटोक्रोम सी बाइंड होगा एनर्जी का यूज होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी, एटीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में, वो एटीपी रिलीज हो जाएगी। अब क्या होगा, ये 7 एपोप्टोसोम, इसका फॉर्मेशन हुआ, एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हो गया, हेप्टामर फॉर्म है, मतलब 7 हेप्टामर, इट मींस 7। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, अब एक्टिवेट होंगे प्रोकेस्पेस रिक्रूटमेंट होगा, प्रोकेस्पेस रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोकेस्पेस, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोकेस्पेस, प्रोकेस्पेस 9, प्रोकेस्पेस 9 का क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा और उनका एक्टिवेशन होगा, रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन, रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोकेस्पेस 9। रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोकेस्पेस 9 अब कैसे होगा वो देखते हैं। ये क्या है, एपोप्टोसोम स्ट्रक्चर है। प्रोकेस्पेस 9 की कैसे स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली कैस्पेसिस के केस में हमें पता है लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, प्रोडोमेन्स होते हैं और ये इसके कैस्पेस रिक्रूटमेंट या कार्डोमेन्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है, बेसिकली लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये कार्डोमेन्स है इसका, और ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रोकेस्पेस 9 की स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जैसे ही एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोकेस्पेस 9 का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ये इसके कार्ड डोमेन से एसोसिएटेड हो जाएंगे, किसके, एपाएफ1 के कार्ड डोमेन से प्रोकेस्पेस 9 के कार्ड डोमेन से एसोसिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 नाउ 7, ठीक है, ये इसके कार्ड डोमेन्स, किसके, एपाएफ1 के कार्ड डोमेन्स, ठीक है, ये इसके साइटोक्रोम सी, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमने पढ़ा है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोकेस्पेस 9 एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोकेस्पेस 9। सबसे पहले रिक्रूटमेंट करा देते हैं, उसके कार्ड डोमेन, किसका, प्रोकेस्पेस 9 का कार्ड डोमेन उससे बाइंड होगा, प्रोकेस्पेस 9 का कार्ड डोमेन उससे बाइंड होगा। अब ऐसे ही सेम कार्ड डोमेन्स बाइंड हो जाएंगे सबके, ये क्या है, कार्ड डोमेन्स, सबके कार्ड डोमेन किससे बाइंड हो जाएंगे, यहां पे आके बाइंड हो जाएंगे सबके कार्ड डोमेन। ये सारे क्या हो गए, प्रोकेस्पेस 9 बाइंड हो चुके हैं, किससे, एपाएफ1 के कार्ड डोमेन से, एपाएफ1 के कार्ड डोमेन से प्रोकेस्पेस 9 की क्या हो गई है, बाइंडिंग हो गई है। जैसे ही एपाएफ1 के कार्ड डोमेन से प्रोकेस्पेस 9 बाइंड हो जाएंगे और व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके क्या है, सारे कार्ड डोमेन्स, सबके कार्ड डोमेन्स बाइंड हो जाएंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, किसका, प्रोकेस्पेस 9 का एक्टिवेशन हो जाएगा। केस्पेस रिक्रूटमेंट बाइंड हो चुके हैं, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज होगा, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट अलग होगी, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में मिलके हेट्रोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी और इनिशिएटर के स्पेस प्रोकेस्पेस कन्वर्ट हो जाएगा केस्पेस 9 में। इसके बाद क्या होगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, प्रोकेस्पेस किस में कन्वर्ट हो गया, केस्पेस 9 में, केस्पेस 9 में, प्रोकेस्पेस किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, केस्पेस 9 में। ये कौन से केस्पेस थे, इनिशिएटर के स्पेस, कौन से केस्पेस थे, इनिशिएटर के स्पेस, इनिशिएटर के स्पेस
ये इनिशिएटर के स्पेस, यदि हमने पढ़ा था, यदि एक बार इनिशिएटर के स्पेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो फर्दर स्टेप में किसको एक्टिवेट कर देते हैं, एग्जीक्यूशनर के स्पेस पे। तो नेक्स्ट स्टेप में प्रो के स्पेस 9 प्रो के स्पेस 3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रो के स्पेस 3 मतलब एग्जीक्यूशनर के स्पेस। ये इनिशिएटर थे, ये एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर के स्पेस, एग्जीक्यूशनर के स्पेस प्रो के स्पेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, के स्पेस में। के स्पेस 3 हमने देखा था 2 8 9 10 इज द इनिशिएटर के स्पेस, के स्पेस 3 के स्पेस 6 के स्पेस 7 इज द एग्जीक्यूशनर के स्पेस। हमने एक्टिवेट करा दिया एग्जीक्यूशनर के स्पेस पे। यदि एक बार एग्जीक्यूशनर के स्पेस एक्टिवेट हो गए, इट मीन वो एम्पलीफाइड करेंगे, एम्पलीफिकेशन होगा, कैस्पेस कैस्केड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा देंगे वो, साइटोसोल या न्यूक्लियर प्रोटीन की लाइसिस, साइटोसोलिक प्रोटीन, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, साइटोसोलिक प्रोटीन या न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियर लैमिना की क्या करा देंगे, लाइसिस करा देंगे, उसका डिग्रेडेशन करा देंगे। तो ये थे बेसिकली कि कैसे आपको कहां तक प्रो के स्पेस से कैस्पेस का एक्टिवेशन, अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन कैसे होगा। वो सबसे पहले साइटोक्रोम सी जो रिलीज हुआ है वो कहां से बाइंड हुआ, एपा-F1 से। ये क्या है आपकी एपा-F1 प्रोटीन, एपा-F1, एपा-F1 मतलब अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग, अपोप्टोसिस अपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। एपा-F1 एक्टिवेट हुआ जिसके पास 2 डोमेन थे, साइटोक्रोम सी बाइंडिंग साइट्स थी और कार्ड डोमेन था। जैसे ही साइटोक्रोम सी बाइंड होगा उससे, उसने अपने कार्ड डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। इसमें एनर्जी लगी है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ है, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। जैसे ही बाइंड होगा 7 एपा-F1 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। दोनों अपने किससे, कार्ड डोमेन के थ्रू बाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद रिक्रूटमेंट होगा प्रोकेस्पेस 9 का और उसका एक्टिवेशन होगा। प्रोकेस्पेस 9 आया, प्रोकेस्पेस 9 के बाद हमको पता था इनिशिएटर के स्पेस के पास एक एडाप्टर बाइंडिंग साइट होती है या प्रोडोमेन्स होते हैं या कार्ड डोमेन्स होते हैं, कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। जैसे ही एडॉप्टर प्रोटीन उस पर बाइंड करती है, जैसे ही एडॉप्टर प्रोटीन से वो बाइंड होते हैं, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाती है और हिट्रो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्रोकेस्पेस 9 एक्टिवेट हुए, प्रोकेस्पेस 9 कन्वर्ट हो गए कैस्पेस 9 में। कैस्पेस 9 नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूशनर प्रोकेस्पेस को एक्टिवेट कराएंगे जो क्या था, प्रोकेस्पेस 3। प्रोकेस्पेस 3 को एक्टिवेट कराया, ये प्रोकेस्पेस 3 किस में कन्वर्ट हो गया, कैस्पेस 3 में। एक बार प्रोकेस्पेस 3 कैस्पेस 3 में कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अब न्यूक्लियर आपको साइटोसोलिक प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा या न्यूक्लियर लैमिना का डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये था बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे की अपोप्टोसोम पाथवे या अपोप्टोसोम मैकेनिज्म। ध्यान रखिए किस, आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकता है बेसिकली, सबसे सिंपल क्वेश्चन, किस मैकेनिज्म या किस पाथवे में अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन होता है। साइटोक्रोम सी किस पाथवे में रिलीज होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में रिलीज होता है। प्रोकेस्पेस 9 कहाँ एक्टिवेट होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे में। प्रोकेस्पेस 3 का एक्टिवेशन कहाँ होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको बस मैकेनिज्म ध्यान होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये था बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे का ओवरऑल डिटेल कि कैसे एक्टिवेट होगा, कहाँ कैसे साइटोक्रोम सी रिलीज होगा, कैसे प्रोसेस चलेगी सब। तो हमने जो ओवरव्यू देखा था एक बार और लास्ट में हम देख लेते हैं ब्रीफ में, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे समझा था हमने। चलिए, सबसे स्टार्टिंग में हमने उसका ओवरव्यू देखा था जिसमें क्या देखा था, सबसे पहले कि साइटोक्रोम सी रिलीज होगा साइटोक्रोम सी रिलीज। अब हमें समझ में आ गया कैसे रिलीज हुआ। बैक्स ने चैनल का फॉर्मेशन किया, चैनल के थ्रू साइटोक्रोम सी रिलीज हो गया। बैक्स को कौन इनहिबिट करके रखता है, BCL2। BCL2 को कौन ब्लॉक करके रखेगा, बेसिकली कौन इनहिबिट करेगा, बिड और बैड, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन। ठीक है, साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ। साइटोक्रोम सी रिलीज होने के बाद किससे बाइंड होगा, एपा-F1 से।
F1 से बाइंड हुआ, इस प्रोसेस में क्या लगेगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस या एनर्जी लगेगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस। देखा हमने कैसे एटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, किसका फॉर्मेशन हुआ, अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हुआ, अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन। कैसी स्ट्रक्चर थी अपोप्टोसोम की, हेप्टामर स्ट्रक्चर, हेप्टामर स्ट्रक्चर थी, अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में जैसे अपोप्टोसोम का फॉर्मेशन हुआ, प्रोकेस्पेस का रिक्रूटमेंट हुआ, प्रोकेस्पेस रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन, प्रोकेस्पेस रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन, प्रोकेस्पेस का रिक्रूटमेंट हुआ और एक्टिवेशन हुआ। जैसे ही प्रोकेस्पेस का रिक्रूटमेंट हुआ और एक्टिवेशन हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोकेस्पेस 9, किस में कन्वर्ट हो गया, कैस्पेस 9 में। जैसे ही कैस्पेस 9 में कन्वर्ट हुआ, नेक्स्ट स्टेप में किसका एक्टिवेशन हुआ, प्रोकेस्पेस 3 एक्टिवेट हुए, किस में कन्वर्ट हो गए, कैस्पेस 3 में। जैसे ही कैस्पेस 3 एक्टिवेट हुए, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, कैस्पेस 3 ने, मतलब एग्जीक्यूशनल कैस्पेस ने क्या करा दिया, साइटोसोलिक प्रोटीन या न्यूक्लियर लेमिना का डिग्रेडेशन, न्यूक्लियर। और एक बार यदि साइटोसोलिक प्रोटीन या न्यूक्लियर लेमिना का डिग्रेडेशन हो गया, इट मीन सेल की लाइसिस हो गई, सेल की अपोप्टोसिस हो जाएगी। तो ये था आपका इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस, कैसे चलता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, हमने सब देखा। आई होप ये पाथवे आपको आपके स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।